हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं, दैट इज़ द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब क्या होता है? एनस्लेवमेंट, या फिर जिसे हम दास प्रथा भी कहते हैं। अबोलिशन का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ रूट के साथ ख़त्म कर दी जाए, मतलब जड़ से जब कोई चीज़ ख़त्म कर दी जाती है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि फ्रांस में स्लेवरी कैसे ख़त्म हुई, दास प्रथा कैसे ख़त्म हुई। ये पूरा कंसेप्ट हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। इन दोनों के ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फर्स्ट कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, एंड आप यूज़र नेम इनका स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। One of the most revolutionary social reforms of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colonies. इस लाइन का मतलब क्या हुआ? जैकोबिन रेजीम के अंडर खूब सारे रेवोल्यूशनरी चेंज हुए थे फ्रेंच सोसाइटी में, जिसमें से इन्होंने एक चेंज ये करने की कोशिश की कि इन्होंने स्लेवरी को ख़त्म कर दिया था। ये सबसे बड़ा चेंज हुआ था उस टाइम पर, और इन्होंने स्लेवरी को मतलब दास प्रथा को ख़त्म कर दिया फ्रेंच कॉलोनीज से। तो सबसे पहले एक बार जैकोबिन रेजीम को समझते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में यहाँ पर बात किस टाइम की हो रही है, राइट। सबसे पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाकर देखते हैं कि फ्रांस में फ्यूडल सिस्टम था। अब देखो, जहाँ पर फ्यूडल सिस्टम होता है ना, वहाँ पर पुअर पीपल की कंडीशन बहुत ख़राब होती है, क्योंकि इनका खूब सारा एक्सप्लॉयटेशन होता है। इनके जो बेसिक राइट्स हैं वो इनसे छीन लिए जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, फ्रांस में फ्यूडल सिस्टम था, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेट में डिवाइडेड था, लाइक फ्रेंच सोसाइटी, ठीक है, इन 3 स्टेट में डिवाइडेड थी। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के मेंबर्स को तो ऑलरेडी प्रिविलेजेस मिले हुए थे। अब आती है थर्ड स्टेट के मेंबर्स की बात। जो रिच पीपल थे वो लोग तो फिर भी अपना गुजर बसर सही कर रहे थे, लेकिन जो थर्ड स्टेट के पुअर पीपल थे, इनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ही ज़्यादा होता था। इनके बेसिक ह्यूमन राइट्स इनसे छीन रखे थे। और ये सब कब हो रहा था? जब एब्सोल्यूट मोनार्की थी, ठीक है। तो जो पुअर पीपल थे, इनके ऊपर कौन थे? फ्यूडल लॉर्ड्स थे। वो इनसे खूब सारा काम कराया करते थे, और खूब सारा काम करा के या तो इनको बहुत ही कम पैसा दिया जाता था, या फिर इनको पैसा दिया ही नहीं जाता था। तो ये चीज़ हम देखते हैं कि ये चीज़ किसके अंडर थी? एब्सोल्यूट मोनार्की के अंडर थी, राइट। फिर इसके बाद फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है, ओके। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के टाइम पर नेशनल असेंबली पावर में होती है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि नेशनल असेंबली जब कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करती है, और कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनकर तैयार हो जाता है 1791 में, तो ये लोग एनस्लेवमेंट की बात ही नहीं करते हैं, स्लेवरी को ख़त्म करने की बात ही नहीं करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि 1791 तक भी फ्रांस में एनस्लेवमेंट थी, दास प्रथा चालू थी। फिर इसके बाद क्या होता है? जैकोबिन क्लब आता है, और जैकोबिन क्लब के हाथ में पावर आ जाती है। जैकोबिन क्लब की जो गवर्नमेंट थी, इन्होंने नए लॉज स्टैब्लिश करने की कोशिश की, और इन्होंने अपने नए लॉज में क्या करा कि बहुत सारे ऐसे सोशल रिफॉर्म्स करने की इन्होंने पूरी कोशिश की थी, ताकि लोगों की कंडीशंस ठीक हो जाएं, ठीक है। यहाँ पर उसी रेजीम की बात हो रही है, मतलब उन्हीं प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, या उन्हीं कानून की बात हो रही है जो जैकोबिन क्लब ने सेटअप करे थे। तो यहाँ पर जब जैकोबिन क्लब ने नए रूल्स बनाए, तो इसमें इन्होंने स्लेवरी को अबोलिश कर दिया था, और 1792 में जैकोबिन क्लब पावर में आया था, और यहीं पर फ्रांस को गणतंत्र देश के तौर पर जो है घोषित कर दिया गया था, और लुई 16 को एग्जीक्यूट कर दिया गया था, है ना। तो जैकोबिन क्लब के जो रेजीम थे, मतलब जो इनके प्रिंसिपल्स थे, उसमें एक सबसे बड़ा चेंज इन्होंने किया कि इन्होंने स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया था। तो यहाँ पर उसी टाइम पीरियड की बात हो रही है, फाइन। अब फ्रेंच कॉलोनीज के बारे में समझते हैं कि फ्रेंच कॉलोनीज का मतलब क्या होता है। फ्रांस ने ना दुनिया के अलग अलग एरियाज को कैप्चर कर रखा था, ठीक है। तो इन्होंने उस टाइम पर किन्हें कैप्चर कर रखा था? वेस्ट इंडीज़ के रीजन को कैप्चर कर रखा था, जिसे हम कैरिबियन आइलैंड के रूप में अभी आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। जैसे कि जमाइका, क्यूबा, ऐसे छोटे छोटे आइलैंड है वहाँ पर।
राइट, कैरिबियन सी के पास। अभी मैं इसको पूरा समझाऊंगी आपको, डोंट वरी, अभी थोड़ा सा बस समझने की कोशिश करिए। तो वहाँ पर क्या था ना कि जो कैरिबियन सी के आसपास जो लैंड्स थे, जो आइलैंड थे एक्चुअली, वहाँ पर यूरोपियंस ने अपना कॉलोनाइजेशन कर रखा था। राइट, इतना समझ गए आप? तो उन्हें हम कहेंगे फ्रेंच कॉलोनीज। दैट मीन्स कि फ्रांस ने जिन जिन एरिया को कैप्चर कर रखा था, तो वो कैप्चर्ड एरिया फ्रेंच कॉलोनी हो गए। फाइन, अब आगे पढ़ते हैं और मैं अभी आपको सारा कंसेप्ट समझाऊंगी, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। द कॉलोनीज इन द कैरिबियन। अब कैरिबियन सी के आसपास जो आइलैंड थे, जैसे कि मार्टिनिक, ग्वाडेलोप एंड सैन डोमिंगो, ये तीनों क्या थे? आइलैंड थे कैरिबियन सी के पास। मार्टिनिक, ग्वाडेलोप एंड सैन डोमिंगो। यहाँ इन तीनों आइलैंड का क्लाइमेट इतना सुटेबल था कि यहाँ पर टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी की प्लांटेशन बहुत अच्छी होती थी। मतलब इन तीनों ही आइलैंड पर ये जो कैश क्रॉप्स हैं वो बहुत अच्छी मात्रा में उगती थी। राइट, अब मैंने कैश क्रॉप वर्ड यूज़ करा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वो फसल जो बिजनेस के लिए उगाई जाती हो, मतलब जिसे सिर्फ बेचने के लिए उगाया जाता हो। और यूरोप में टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी, इनकी बहुत डिमांड थी। अब इनकी डिमांड को पूरा कैसे करा जाता था कि ये जो आइलैंड थे यहाँ पर इन प्लांटेशंस को ग्रो किया, मतलब इनकी प्लांटेशन की जाती थी। तो हमने ये देखा कि इन तीनों ही आइलैंड पर काफ़ी अच्छी मात्रा में ये कैश क्रॉप्स ग्रो होती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, इन तीनों ही आइलैंड पर जो लेबर है, मजदूरी जो है, वो बहुत कम होने लगती है। अब लेबर कम हो गया तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ से फिनिश्ड गुड्स भी कम निकलेंगे। राइट, अब यहाँ पर पहले तो ये बात करते हैं कि यहाँ पर इन आइलैंड पर काम कौन करा करते थे। तो जो ये फ्रेंच कॉलोनीज थी, इन पर कैप्चर तो फ्रांस का था, तो जो फ्रांस के मर्चेंट थे ना, वो यहाँ पर अपना बिजनेस किया करते थे इन कैश क्रॉप्स का। तो अब धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे इन आइलैंड पर मजदूरों की कमी होने लगती है। क्यों होने लगती है उसका रीज़न नेक्स्ट पेज पर दिया, नेक्स्ट लाइन पर दिया हुआ है। बट द रिलक्टेंस ऑफ यूरोपियंस टू गो एंड वर्क इन द डिस्टेंट एंड अनफेमिलियर लैंड्स मेंट अ शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशंस। अब क्या होता है कि ये आइलैंड, ये तीनों ही आइलैंड फ्रांस से बहुत दूर होते हैं, और यहाँ पर जो फ्रेंच मर्चेंट थे, ठीक है, जो फ्रांस के व्यापारी थे, वो यहाँ पर अब लेबर लाने की कोशिश कर रहे थे। तो वो लेबर सबसे पहले कहाँ ढूंढेंगे? अपने नेटिव प्लेस में ढूंढेंगे, मतलब वो फ्रांस में ढूंढेंगे। तो जब इन्होंने यूरोप में लेबर ढूंढने की कोशिश की तो क्या हुआ कि जो यूरोपियंस थे, यूरोप के जो लोग थे, वो यहाँ इतनी दूर आकर काम नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते थे? एक तो फ्रांस से ये आइलैंड बहुत दूर पड़ते थे, तो इसीलिए वो इतनी दूर जगह पर जाकर काम नहीं करना चाहते थे। दूसरी बात, अनफेमिलियर लैंड्स थी, मतलब अपरिचित लैंड, जहाँ जो चीज़ इन्होंने देखी ही नहीं थी, वो ये वहाँ पर ये जाकर क्यों काम करेंगे। और ये ह्यूमन टेंडेंसी भी होती है कि अगर हम अपने पर अप्लाई करें तो हम ऐसी जगह पर जाना पसंद करेंगे जहाँ का कल्चर हमें पता हो, जहाँ का क्लाइमेट हमें समझ आता हो। राइट, हम ऐसी जगह नहीं जाएंगे ना जहाँ पर हमें कुछ पता ही नहीं है उस जगह का, उस कल्चर का, लोगों की भाषा का, है ना। तो इसीलिए फ्रांस के जो लोग थे वो इन आइलैंड पर आकर काम नहीं करना चाहते थे। एक तो रीज़न ये था कि ये तीनों ही आइलैंड बहुत दूर थे उनकी जगह से। दूसरे, यहाँ पर उनको क्लाइमेट का नहीं समझ था कुछ भी, यहाँ का कल्चर वो नहीं जानते थे, अनफेमिलियर लैंड्स थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि इन तीनों ही आइलैंड पर मज़दूरों की कमी होने लग गई। अब मज़दूरों की कमी महसूस होने लग गई, लेकिन फ्रेंच मर्चेंट को तो लेबर चाहिए थे, क्योंकि इनको तो अपने व्यापार से मतलब है, इनको तो अपना बेनिफिट चाहिए। तो इनको प्लांटेशन करनी थी यहाँ पर, क्योंकि इतनी अच्छी मात्रा में कैश क्रॉप्स होती थी यहाँ पर। तो अब इनको, जो फ्रेंच मर्चेंट थे, इनको प्लांटेशन करनी थी, पैसा कमाना था। तो ये लोग लेबरर ढूंढ रहे थे, मतलब अब ये मज़दूरों को ढूंढ रहे थे। तो इन्होंने देखा कि इनके नेटिव प्लेस में तो कोई भी यहाँ आने के लिए तैयार है नहीं, और यहीं से स्लेवरी शुरू होती है।
यहाँ से अब कैसे स्लेवरी शुरू होती है कि इन लोगों ने, जो फ्रेंच के मर्चेंट थे, इन्होंने क्या करा कि अफ्रीकन्स को ज़बरदस्ती उठाना शुरू कर दिया। अफ्रीका के लोगों को ज़बरदस्ती उठाकर ये लोग यहाँ पर प्लांटेशन के लिए इनको लाया करते थे। और जो फिनिश्ड गुड्स थे, मतलब जो चीज़ें बनकर तैयार होती थी, फिर ये फ्रेंच मर्चेंट के लोग अपने देश में उनको लेकर चले जाया करते थे उन चीज़ों को, राइट। इसको थोड़ा सा अभी हम ना एक बार मैप के थ्रू समझते हैं, फिर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, एक तरफ है नॉर्थ अमेरिका, आप अपने साथ मैप लेकर बैठना और मैं यहाँ पर आपको कंसेप्ट समझाने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। और ड्राइंग पे बिल्कुल भी मत जाना। नॉर्थ अमेरिका है और यहाँ नीचे है साउथ अमेरिका, फाइन, ठीक है। ये जो दोनों कॉन्टिनेंट हैं, अब इन कॉन्टिनेंट के बीच में क्या है, कैरिबियन सी है, ओके। क्या है, कैरिबियन सी है। अब कैरिबियन सी के पास क्या है ना स्टूडेंट्स, छोटे छोटे एंड बड़े बड़े कुछ ऐसे करके आइलैंड्स हैं, ठीक है। ये क्या है, ये आइलैंड्स हैं। और इन्हीं आइलैंड्स में ये तीनों आइलैंड पड़ते हैं जो अभी हमने पढ़े, मार्टिनिक, ग्वाडेलोप एंड सैन डोमिंगो। ये कहाँ पर पड़ते हैं, कैरिबियन सी के आसपास ये तीनों आइलैंड पड़ते हैं। और यहीं पर फ्रांस ने अपना कैप्चर कर रखा था। अब फ्रांस देखते हैं कहाँ है, आपको मैप में यहाँ पर यूरोप दिखेगा, ओके। और यहाँ कहीं आपको फ्रांस मिलेगा, ओके। इसी के नीचे आपको अफ्रीका देखने को मिलेगा, फाइन। अब हम अटलांटिक सी देख लेते हैं, वो कहाँ बना दूँ मैं, यहाँ बना देती हूँ, अटलांटिक सी, ठीक है। यहाँ पर है ये अटलांटिक सी, मतलब ये पूरा, मतलब ये जो सी है ये, सॉरी, अटलांटिक ओशन, एक्चुअली अटलांटिक ओशन लिखो यहाँ पर, एक सेकेंड, ओके। तो अब आप अपने मैप में देखना, कुछ ऐसा सा ही आपको मिलेगा, ठीक है। सिनेरियो आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा। यहाँ पर है नॉर्थ अमेरिका, एक साइड है साउथ अमेरिका, इन दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में पड़ता है कैरिबियन सी। और कैरिबियन सी के आसपास छोटे मोटे लैंड्स हैं, आइलैंड्स हैं, सॉरी। और उन्हीं तीनों, वो जो तीनों आइलैंड हमने पढ़े, मार्टिनिक, ग्वाडेलोप एंड सैन डोमिंगो, वो आइलैंड यहीं पर हैं, ठीक है। और यहाँ पर ही, मतलब आपको, अगर आप क्रिकेट वगैरह देखते हो तो वेस्ट इंडीज़ की जो टीम आती है वो यहीं से तो आती है, ठीक है, यहाँ से, ओके। और यहाँ पर यूरोप पड़ता है, यहाँ पर इसी में फ्रांस है, और ये नीचे है अफ्रीका, और बीच में पड़ता है अटलांटिक ओशन। अब आपको जब आप ये मैप देखेंगे, अब आपको कंसेप्ट समझ में आएगा कि क्या होता था एक्चुअल में। तो अभी जो हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो यूरोप के लोग थे वो काफ़ी रिलक्टेंट थे इतनी दूर आकर काम करने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फ्रांस के लोगों को अगर इन आइलैंड्स पर जाना होता था तो उनको ये पूरा ओशियन पार करना पड़ता था, और ये बहुत दूर था, लगभग यात्रा में 3 महीने लग जाते थे यहाँ पर आने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए फ्रांस के लोग यहाँ पर नहीं आना चाहते थे। नॉट ओनली फ्रांस, पूरे यूरोप के लोग यहाँ पर नहीं आना चाहते थे, फाइन। अब आपको ये रीज़न समझ में आ गया, क्योंकि ये बहुत दूर था। तो इसीलिए अब यूरोप के जो मर्चेंट थे, अब भाई उनको तो अपना व्यापार करना है, तो उन्होंने क्या करा, वो लोग आते थे सीधा यहाँ पर अफ्रीका में, ठीक है। अफ्रीका से वो स्लेव्स को खरीदा करते थे, यहाँ से उन्होंने स्लेव्स को उठाया, स्लेव्स को खरीदा, स्लेव्स को खरीद कर वो यहाँ पर इन आइलैंड पर इनको प्लांटेशन के लिए स्लेव्स को लेकर आया करते थे। मतलब जो ये अमेरिकाज कॉन्टिनेंट है यहाँ पर लेकर आया करते थे, और फिर यहाँ से इन स्लेव्स से काम कराकर जो भी फिनिश्ड गुड्स होते थे, मतलब जो भी चीज़ें अब तैयार हो गई, जो टोबैको तैयार होता था, कॉफ़ी तैयार होती थी, उन सभी फिनिश्ड गुड्स को यहाँ से वो लोग अपने देश लेकर जाया करते थे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या समझे, हमने एक ट्रायंगल बनाया। कैसे बनाया कि यूरोप के लोग कहाँ से आ रहे हैं, यूरोप के जो मर्चेंट है वो कहाँ आ रहे हैं, अफ्रीका आ रहे हैं। अफ्रीका से स्लेव्स को उठाया, कहाँ ले गए,
प्लांटेशन के लिए यहाँ पर ले गए, और फिर यहाँ पर प्लांटेशन में जो भी फिनिश्ड गुड्स थे वो फ्रेंच मर्चेंट अपने साथ कहाँ लेकर चले जाया करते थे, वो वापस अपने देश लेकर चले जाया करते थे। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने क्या बनाया, एक ट्रायंगल बना दिया, और यही कहा जाता है ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। ठीक है, आई होप अब आपको ये लाइन समझ आ गई होगी। So this was met by a triangular slave trade between Europe, Africa and America। मतलब यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकाज। अमेरिकाज क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर इन दोनों कॉन्टिनेंट की बात की है, इसीलिए अमेरिकाज लिखा है। तो मतलब क्या है कि इन तीनों कंट्री के बीच में ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड होता था, और स्लेव्स कहाँ से थे, अफ्रीका के स्लेव्स थे, और इन तीनों कंट्री के बीच में ये ट्रेडिंग होती थी, स्लेव ट्रेडिंग, इसीलिए इसे ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड कहा जाता है। फाइन, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकाज। फाइन, अब आगे लाइन पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। द स्लेव ट्रेड बिगिन इन 17th सेंचुरी। स्लेव ट्रेड कब शुरू हुई थी, 17th सेंचुरी में शुरू हो गई थी। फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बोर्डियोक्स और नैंटेस टू अफ्रीकन कोस्ट। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर जो ये दोनों पोर्ट बताए ना, बोर्डियोक्स और नैंटेस, ये दोनों पोर्ट अफ्रीका में नहीं है बल्कि फ्रांस में हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ये पोर्ट्स फ्रांस में हैं, राइट। तो फ्रेंच मर्चेंट्स क्या करते थे, अब इनको स्लेव्स चाहिए थे तो इनको अफ्रीका जाना था। अब अफ्रीका ये ना तो पैदल जा सकते थे, ना ही ये पानी में तैर के जा सकते थे, इतनी दूर था। तो अब इनको शिपिंग करनी थी, तो शिपिंग के लिए कहाँ जाते थे, शिपिंग के लिए ये इन पोर्ट्स पर जाते थे। अब इन पोर्ट्स से ये क्या करते थे, ये शिप में बैठते थे और ये अफ्रीकन कोस्ट पर जाते थे। एक चीज़ और ध्यान रखना यहाँ पर कि स्टीम इंजन का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो बहुत सारा टाइम लगता था इतनी दूर के प्लेसेस में जाने के लिए, क्योंकि जो शिप्स होती थी वो हवा की रुख से चला करती थी। ठीक है, तो अब जो फ्रेंच मर्चेंट्स थे वो इन पोर्ट्स से शिपिंग करते थे और अफ्रीकन कोस्ट जाया करते थे, और अफ्रीकन कोस्ट पर जाकर ये लोग जो अफ्रीका के लोकल चीफ होते थे, मतलब जो लोकल किंग्स होते थे, उनसे स्लेव्स को खरीदा करते थे। फ्रेंच मर्चेंट्स लोकल किंग्स को पैसा दिया करते थे, और जो लोकल किंग्स थे वो अपनी तरफ से स्लेव्स को बेच दिया करते थे फ्रेंच मर्चेंट्स को। लेकिन जो स्लेव्स होते थे उनकी कंडीशन इतनी खराब करके रखते थे, ये लोग क्या करते थे, उन पर ब्रांड लगा देते थे। ब्रांडेड मतलब क्या है कि उन पर ब्रांड लगाते थे, नंबरिंग कर दिया करते थे उनके ऊपर, राइट। जैसे 1 2 3 4 ऐसे गिनती से नंबर कर दिया करते थे। उनके नाम से नहीं बुलाया जाता था, बल्कि उनको उनके ब्रांड से बुलाया जाता था, या फिर जिस मर्चेंट ने उन्हें खरीदा है उस मर्चेंट का नाम वहाँ पर लगा दिया जाता था, राइट। और इन स्लेव्स को शैकल करके रखा था, मतलब बांध कर रखा था चेन के साथ। और फिर ये फ्रेंच मर्चेंट्स क्या करते थे, इन स्लेव्स को ब्रांड एंड शैकल करके बांध कर ये लोग इनको टाइटली पैक कर देते थे शिप्स में। ठीक है, और फिर ये लोग क्या करते थे, शिप्स में इनको पैक करके अटलांटिक ओशियन से शिपिंग करके कैरेबियन आइलैंड पहुंचते थे, एंड वहाँ से इनको 3 महीने लगभग लग जाते थे इस यात्रा में। फाइन, एक बार मैं यहाँ पर दोबारा से आपको लेके चलूँगी और यहाँ पर बताऊँगी कि ये लोग क्या करते थे। मैं एक बार पेन चेंज कर लूँ यहाँ पर, फिर आपको समझ आएगा। यूरोप के लोग बोर्डियोक्स एंड नैंटेस पोर्ट्स से अफ्रीका आया करते थे, अफ्रीका से स्लेव्स खरीदे, और इन स्लेव्स को ये जो अटलांटिक ओशन है, मैंने यहाँ पर बताया था ना ये अटलांटिक ओशन है, यहाँ से ये लोग लेके जाया करते थे इन आइलैंड पर। अब इसमें स्लेव्स को यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में ये यात्रा 3 महीने की होती थी। ठीक है, अब इस यात्रा के दौरान, इस वॉयेज के दौरान होता क्या था, स्लेव्स की कंडीशन बहुत गंदी होती थी। मतलब इनको एक तो बांध के रखा जाता था शिप्स में, अगर कोई स्लेव मर गया, बहुत सारे स्लेव्स थे जो मर जाते थे, तो ये फ्रेंच मर्चेंट उनकी डेड बॉडीज़ को अटलांटिक ओशियन में फेंक दिया करते थे।
ठीक है, मतलब किसी पर दया भावना कुछ नहीं ये लोग खाया करते थे। तो कहने का मतलब है कि स्लेव्स की कंडीशन इतनी गंदी होती थी कि इनको शिप्स में बांध कर लेकर जाया करते थे। एंड 3 महीने की ये यात्रा होती थी। अगर कोई स्लेव मर भी जाता था तो उसकी डेड बॉडीज़ को अटलांटिक ओशन में फेंक दिया जाता था। और जो सर्वाइवल वंस होते थे, जो सर्वाइव कर जाते थे, उनको प्लांटेशन के लिए दिहाड़ी मजदूरी वहाँ पर कराई जाती थी। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि इन स्लेव से प्लांटेशन पर काम कराया जाता था बिना पैसे के, और इनको फ्री नहीं किया जाता था। बहुत ही कम होता था कि स्लेव्स को फ्री कर दिया जाता था, बट क्या होता था कि इन स्लेव से बिना पैसे के काम कराया जाता था। एंड एक चीज़ और थी कि जो स्लेव्स के बच्चे होते थे, जो उसकी फैमिली लिनिएज होती थी, उनको भी स्लेव के काम में ही लगा दिया जाता था, मतलब उनको भी दास बनाया जाता था। तो दास प्रथा इस तरीके से चली हुई थी कि जो दास के बच्चे होते थे उनको भी इसी प्रथा के अंदर फिर इंक्लूड करा जाता था और उनसे भी काम निकलवाया जाता था। ठीक है, अब क्या होता था कि यहाँ से ये कैरेबियन आइलैंड लेके आ गए इन स्लेव्स को, और यहाँ पर ये किनको बेच दिया करते थे, इन स्लेव्स को ये बेच दिया करते थे प्लांटेशन ओनर्स को। जो प्लांटेशन करते थे वहाँ पर उनके मालिकों को फ्रेंच मर्चेंट्स इन स्लेव्स को बेच दिया करते थे। और यहाँ से शुरू होता है फिर स्लेव्स का खूब सारा एक्सप्लॉयटेशन। अब एक तरफ तो इन स्लेव्स से काम कराया जाता था, इनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, और जितनी भरपूर मात्रा में ये कैश क्रॉप्स ग्रो होती थी, फिर उन फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को ये फ्रेंच मर्चेंट यूरोप लेकर जाते थे। एंड यूरोप के लोगों की डिमांड क्या थी? शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो। वहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में ये चीज़ें बिकती थी, और फिनिश्ड प्रोडक्ट वहाँ पर जाकर ये मर्चेंट बेच दिया करते थे। ठीक है, स्लेव ट्रेडिंग में फ्रेंच मर्चेंट ही नहीं बल्कि जो ये पोर्ट्स थे ना, बोर्डियोक्स एंड नैंटेस, इसके आसपास जो सिटीज़ थी वो भी काफ़ी फ्लरिश हो रही थी। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा था कि जो फ्रांस के लोग हैं वो इन पोर्ट से शिपिंग करते थे, फिर यहाँ से स्लेव्स को आइलैंड पर लेकर जाते थे, फिनिश गुड्स को फिर अपनी कंट्री लेकर जाते थे, फिर पोर्ट से यहाँ पर आते थे। तो इससे हुआ ये कि ये जो साइकिल थी ये चलती रही, और पोर्ट्स के आसपास की जो सिटीज़ थी वो काफ़ी फ्लरिश होने लग गई थी। वहाँ पर हमें इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी देखने को मिलती है। 17th सेंचुरी में फ्रांस में स्लेव ट्रेड शुरू हो गया था, एंड 18th सेंचुरी में आते आते फ्रांस के लोग स्लेवरी को क्रिटिसाइज़ करने लगे, इस दास प्रथा को क्रिटिसाइज़ करने लगे। और नेशनल असेंबली के पास जब पावर आई तो इन्होंने 1789 में एक तो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करना शुरू कर दिया था। 1791 में ये ड्राफ्ट तैयार हुआ। तो इस टाइम पीरियड के बीच में, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार हो रहा था, तो खूब सारी लॉन्ग डिबेट चली थी नेशनल असेंबली के लोगों के बीच में। मतलब जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स थे वो ड्राफ्ट तैयार करते वक्त खूब सारी लॉन्ग डिबेट्स कर रहे थे, और उन लॉन्ग डिबेट्स में एक क्वेश्चन ये भी आया कि जो राइट्स हम फ्रांस के लोगों के लिए बना रहे हैं, जो बेसिक राइट्स हम फ्रांस के लोगों को देना चाहते हैं, क्या वो हमें एक्सटेंड करके कॉलोनीज़ पर भी अप्लाई करने चाहिए? मतलब जो एरियाज़ फ्रांस ने कैप्चर कर रखे हैं, क्या उन फ्रेंच कॉलोनीज़ के एरियाज़ को भी ये राइट्स देने चाहिए? अब जाहिर सी बात है कि लोग पहले अपना सोचते हैं, तो फ्रांस ने भी यही किया, उन्होंने पहले अपना सोचा, वो फ्रेंच कॉलोनीज़ का क्यों सोचेंगे? जैसे कि ब्रिटिश ने हमारे यहाँ पर भी कॉलोनाइजेशन कर रखा था भारत पर, लेकिन जो ब्रिटिशर्स रूल बनाते थे, जो अच्छे रूल्स होते थे वो उन्हीं के लिए होते थे, और अगर यहाँ पर इंडिया में भी कोई रूल बनाए जाते थे ना, तो वो भी उन्हीं के बेनिफिट के लिए होते थे तब, राइट? तो ऐसा ही फ्रांस ने करा। तो फ्रांस ने जो बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात की ड्राफ्ट बनाते वक्त, वहाँ पर एक लॉन्ग डिबेट ये चला था कि क्या हमें ये राइट्स फ्रेंच कॉलोनीज़ के लोगों को देने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसे लॉज को पास नहीं किया गया। मतलब फ्रेंच कॉलोनीज़ के लोगों को ये राइट्स नहीं दिए गए। रीज़न क्या था? अगर ये राइट्स दे देते उन लोगों को तो स्लेवरी ख़त्म हो जाती। अब स्लेवरी ख़त्म होती तो जो फ्रेंच मर्चेंट थे, जो बिजनेसमैन थे, जिनका जो व्यापार था वो इस स्लेव ट्रेड के थ्रू चलता था, उनका तो व्यापार बिल्कुल ख़त्म हो जाता। तो इसीलिए नेशनल असेंबली ने बिजनेसमैन के डर में इस लॉ को पास नहीं किया, क्योंकि बिजनेसमैन को ये जो स्लेव थे ये चाहिए थे, और इनको स्लेव ट्रेड को कंटिन्यू रखना था, क्योंकि इनका सारा व्यापार इन स्लेव्स पर डिपेंड होता था।
फिर नेशनल असेंबली के बाद कन्वेंशन असेंबली पावर में आ जाती है। तो जब कन्वेंशन असेंबली पावर में आती है तो इन्होंने 1794 को एक जो कानून है वो इन्होंने पारित कर दिया, मतलब एक कानून इन्होंने लोगों पर अप्लाई कर दिया और इस कानून में इन्होंने स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया था। नॉट ओनली इन फ्रांस बल्कि ओवरसीज पोजेशंस पर भी, मतलब उन एरियाज पर भी जहाँ पर यूरोपियन कॉलोनाइजेशन था, तो वहाँ पर भी स्लेवरी ख़त्म कर दी गई। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये जो कानून लागू हुआ था ये कुछ एक सालों तक रहा था, जैसे कि सिर्फ 10 साल तक स्लेवरी अबॉलिश रही थी, क्योंकि फिर आ गया था नेपोलियन बोनापार्टे का टाइम और नेपोलियन ने फिर क्या कर दिया था, इन्होंने स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस कर दिया था। एक टाइम ऐसा आया था जब फ्रांस के लोग नेपोलियन को मसीहा मानते थे और इसमें अपना पूरा विश्वास दिखाते थे, और नेपोलियन ने कुछ टाइम के बाद अपने आप को फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया था। और जब इसने अपने आप को फ्रांस का एम्परर घोषित करा तो इसने स्लेवरी फिर से री इंट्रोड्यूस कर दी। और जैसे ही नेपोलियन ने स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस किया, मतलब दास प्रथा फिर से शुरू हो गई, तो फिर हुआ ये कि जो प्लांटेशन ओनर्स थे, जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने जो है अफ्रीकन निग्रोज को उठाना शुरू कर दिया, फिर से उनको अपना दास बनाया, उनसे काम निकलवाया एंड फिनिश्ड गुड्स को ये फिर से फ्रांस भेज दिया करते थे। कहने का मतलब ये है कि जो प्लांटेशन ओनर्स थे अब उनको ये पूरी छूट मिल गई थी कि ये अब इन निग्रोज को, अफ्रीकन निग्रोज को जैसे मर्जी चाहें वैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, मतलब अपनी खुद की प्रोस्पेरिटी के लिए। स्लेवरी वॉज फाइनली अबॉलिश्ड इन फ्रांस। फिर फ्रांस में स्लेवरी फाइनली कब जाकर अबॉलिश हुई? 1848 में जाकर अबॉलिश हुई थी। यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स को देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ। द इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स, दैट मीन्स दास मुक्ति। इमेंसिपेशन का मतलब क्या होता है? लिबरेट करना, किसी को फ्रीडम दिलाना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर इस लाइन में कि 18th सेंचुरी में स्लेवरी को स्लेवरी को क्रिटिसाइज किया जाने लगा। तो 1794 का ये प्रिंट है और यहाँ पर किसको डिस्क्राइब किया गया है? इमेंसिपेशन को। और किसके इमेंसिपेशन को? स्लेव्स के, मतलब दास की मुक्ति के लिए ये प्रिंट तैयार किया गया। यहाँ पर आप एक ट्राई कलर देख सकते हैं ऊपर, ये इनका अपना झंडा है और यहाँ पर इन्होंने एक स्लोगन लिखा हुआ है। इस स्लोगन का मतलब क्या है? स्लोगन में लिखा हुआ है द राइट्स ऑफ मैन, मतलब लोगों के अधिकार। और नीचे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन भी है। इसका मतलब क्या है? ये उनकी भाषा में लिखा हुआ है और इसका मतलब इंग्लिश में है द फ्रीडम ऑफ द अनफ्री। अनफ्री यहाँ पर किसको कहा गया है? स्लेव्स को कहा गया है, मतलब उन्हें मुक्ति दो जिनको आपने स्लेव बना रखा है। और यहाँ पर एक जो फ्रेंच विमेन है वो इन स्लेव्स को, जो अफ्रीकन एंड अमेरिकन इंडियन स्लेव्स थे, इनको वो यूरोपियन क्लोथ्स दे रही हैं, उनको सिविलाइज वो बना रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक टर्म पढ़ी थी निग्रोज करके। इसका मीनिंग समझिए कि इसका मतलब क्या होता है। Negro is a term for indigenous people of Africa south of Sahara. It is a derogatory term not in common use any longer. पहले तो यहाँ के लोगों को, जो अफ्रीका के लोग थे, इनको निग्रोज करके बुलाया जाता था, लेकिन अब ये जो टर्म है ये डेरोगेटरी टर्म बन चुकी है, मतलब इसे एक अपमानित वर्ड बोला जाता है। अगर आप किसी को, उस साइड के लोगों को निग्रो कहकर बुलाएंगे तो दैट मीन्स कि आप उन्हें डिफेम कर रहे हैं। तो कानून भी इस तरह के हैं वहाँ पर कि अब आप उन लोगों को ऐसे निग्रोज करके नहीं बुला सकते। ये एक डेरोगेटरी टर्म है और ये किन के लिए यूज़ होती है? इंडिजिनस पीपल, मतलब जो लोग अफ्रीका में वहाँ पर रहते हैं इन द साउथ ऑफ द सहारा, उन लोगों को पहले बोला जाता था निग्रोज, लेकिन आज के टाइम पर इस टर्म को डेरोगेटरी माना जाता है। इमेंसिपेशन का मैंने आपको मीनिंग बता ही दिया था ऊपर, दैट मीन्स लिबरेट करना, किसी चीज़ से किसी को फ्री करना। तो आज हमारा यहाँ का टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। इसी के साथ साथ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। इन दोनों के लिंक एंड यूज़र नेम वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फर्स्ट कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच। दिस साइड प्रियंका गौर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कीप लर्निंग। बाय बाय।